नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की सुर्खियों के बारे में। यूनिसेफ ने जलवायु संकट बाल अधिकार संकट है, बाल जलवायु जोखिम सूचकांक का प्रारंभ नाम शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित की है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने फसल अवशेष दहन की घटनाओं की निगरानी के लिए इसरो द्वारा विकसित मानक प्रोटोकॉल अपनाने का निर्देश दिया। वित्त मंत्री द्वारा निर्यातोन्मुखी फर्मों और स्टार्टअप्स के लिए उभरते सितारे फंड नामक कोष लॉन्च किया। 387 मोपला शहीदों को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों के शब्दकोश से हटाया जाएगा। एक समिति के अनुसार रोग नियंत्रण में व्याप्त अंतराल ने पशुधन क्षेत्र के विकास को प्रभावित किया। और अब समाचार विस्तार से। यूनिसेफ ने जलवायु संकट बाल अधिकार संकट है, बाल जलवायु जोखिम सूचकांक का प्रारंभ नाम शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित की है। ये रिपोर्ट वैश्विक स्तर पर जलवायु और पर्यावरणीय खतरों से बच्चों के समक्ष जोखिम और उनकी सुभेद्यता का एक प्रारंभिक मूल्यांकन, अवधारणात्मक रूपरेखा एवं एक उपकरण प्रस्तुत करती है। इससे सर्वाधिक जोखिमग्रस्त बच्चों के लिए प्राथमिकता के आधार पर उपाय करना संभव हो सकेगा। इस रिपोर्ट के माध्यम से बाल जलवायु जोखिम सूचकांक को आरंभ किया गया है। इस सूचकांक के अंतर्गत पर्यावरणीय दबावों और चरम मौसमी घटनाओं के प्रति बच्चों की सुभेद्यता के आधार पर देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है। इस सूचकांक की संरचना 2 केंद्रीय स्तंभों पर आधारित है। इस सूचकांक में शामिल 163 देशों में से मध्य अफ्रीकी गणराज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। पाकिस्तान 14वें स्थान पर, बांग्लादेश 15वें, अफगानिस्तान 25वें और भारत 26वें स्थान पर है। ये उन 4 दक्षिण एशियाई देशों में शामिल हैं जहां बच्चों पर जलवायु संकट के प्रभाव का अत्यधिक जोखिम है। आइए अब आपको बताते हैं बाल जलवायु जोखिम सूचकांक के स्तंभों के बारे में। इसमें पहले स्तंभ का शीर्षक है जलवायु और पर्यावरणीय आघातों एवं दबावों का बच्चों के समक्ष खतरा, और इसमें शामिल है जल संकट, नदी की बाढ़, तटीय बाढ़, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, वाहक जनित रोग, उष्ण तरंगे, वायु प्रदूषण, मृदा एवं जल प्रदूषण। स्तंभ 2 का शीर्षक है बच्चों की सुभेद्यता। इसके तहत शामिल है बाल स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, जल स्वच्छता और स्वास्थ्य कारिता यानी वॉश, और चौथा है निर्धनता, संचार परिसंपत्ति और सामाजिक संरक्षण। आइए अब आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष के बारे में। रिपोर्ट के मुताबिक वयस्कों की तुलना में बच्चे अधिक सुभेद्य होते हैं। बच्चों की स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुंच नहीं होती है। विश्व स्तर पर लगभग 1 बिलियन बच्चे यानी कि सभी बच्चों में से लगभग आधे बच्चे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अत्यधिक उच्च जोखिम में हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का वितरण अत्यधिक असमान होता है। हालांकि ये सर्वाधिक सुभेद्य क्षेत्र जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं, जबकि इस समस्या के लिए वे सबसे कम उत्तरदायी होते हैं। जलवायु नीति अधिकांशतः जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बच्चों के समक्ष उत्पन्न होने वाले विशिष्ट जोखिमों का समाधान नहीं करती है। अगली खबर वायु प्रदूषण से संबंधित है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने फसल अवशेष दहन की घटनाओं की निगरानी के लिए इसरो द्वारा विकसित मानक प्रोटोकॉल अपनाने का निर्देश दिया है। फसल कटाई के मौसम के पहले ही वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली और इसके पड़ोसी राज्यों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को निर्देश दिया है कि उन्हें उपग्रह डेटा का उपयोग करके फसल अवशेषों के दहन की निगरानी के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा विकसित एक मानक प्रोटोकॉल का सार्वभौमिक रूप से अंगीकरण एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए। इसरो द्वारा विकसित प्रोटोकॉल सुदूर संवेदन तकनीक पर आधारित है। इसके द्वारा सभी राज्य जमीनी वास्तविकता की सटीक जानकारी प्रदान करने के लिए प्रभावशाली रूप में डेटा संग्रहित कर सकते हैं। आयोग ने संबंधित राज्यों को प्रोटोकॉल के आधार पर समयबद्ध तरीके से व्यापक कार्य योजना विकसित करने का भी निर्देश दिया है। इस कार्य योजना के लिए फसल अवशेष दहन की घटनाओं की निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए उत्तरदायी हितधारक एजेंसियों से विचार विमर्श किया जाना चाहिए। आइए अब आपको बताते हैं वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के बारे में। ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में फसल अवशेष दहन के शमन और प्रबंधन के लिए अधिदेशित है। आपको बता दें कि फसल अवशेष दहन के कारण शीतकाल में वायु प्रदूषण का उच्च स्तर होता है और वायु गुणवत्ता में गिरावट होती है। ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग विधेयक 2021 द्वारा स्थापित किया गया था। इस विधेयक को हाल ही में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है। इसने उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण प्राधिकरण को प्रतिस्थापित कर दिया है। फसल अवशेष के दहन के बारे में बात करें
करें तो ये आगामी फसल की बुआई से पहले कृषि भूमि को साफ करने के उद्देश्य से फसल अवशेषों का दहन करने की प्रक्रिया है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और मीथेन के साथ साथ कणिकीय पदार्थ जैसे गैसीय प्रदूषक उत्सर्जित होते हैं। फसल अवशेष दहन की निरंतरता के लिए उत्तरदायी कारण है धान की कटाई और गेहूं की बुआई के बीच कम समय अंतराल तथा मैनुअल या यांत्रिक प्रबंधन द्वारा पुआलों की प्रबंधन की उच्च लागत। फसल अवशेष दहन को प्रतिस्थापित करने के लिए अन्य कई विकल्प हैं, जैसे प्रौद्योगिकी का उपयोग, हैप्पी सीडर मशीन, जीरो टिलर मशीन और जैव अपघटकों द्वारा फसल अवशेष का स्वस्थानीय उपचार, बहिर्स्थानीय उपचार के अंतर्गत पशु चारे के रूप में भूसे का उपयोग। वित्त मंत्री द्वारा निर्यातोन्मुखी फर्मों और स्टार्टअप्स के लिए उभरते सितारे फंड नामक कोष लॉन्च किया गया। इस कोष का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के प्रौद्योगिकीय उन्नयन के लिए वित्त की व्यवस्था करना है। इस कोष को भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी एक्जिम बैंक और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है। ये कोष संरचित समर्थन का मिश्रण है। ये समर्थन भारतीय कंपनियों को इक्विटी या लिखितों जैसी इक्विटी में निवेश, ऋण तथा तकनीकी सहायता जैसे कि परामर्श सेवाएं, अनुदान और उदार ऋण के माध्यम से वित्तीय एवं सलाहकार सेवाओं दोनों का संयोजन है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वित्त एवं व्यापक आरंभिक सहयोग के माध्यम से चयनित क्षेत्रों में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करना है, विभेदित प्रौद्योगिकी उत्पादों या प्रक्रियाओं वाली कंपनियों की पहचान करना और उनका पोषण करना है, साथ ही उनके निर्यात व्यवसाय को प्रोत्साहित करना है, सफल कंपनियों के समक्ष आने वाली उन चुनौतियों की पहचान करना तथा उन्हें समाप्त करना जो उनके निर्यात में बाधक बनती हैं। एक रणनीतिक तथा संरचित निर्यात बाजार विकास पहल के माध्यम से मौजूदा निर्यातकों को उनके उत्पादों के समूह को विस्तारित करने एवं नए बाजारों को लक्षित करने में सहायता प्रदान करना है। भारत में लगभग 6.3 करोड़ एमएसएमईज हैं। एमएसएमई क्षेत्र अपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 29% का योगदान करता है। ये क्षेत्र संपूर्ण देश में लगभग 110 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करता है। निर्यात के संदर्भ में एमएसएमईज कुल निर्यात में लगभग 40% का योगदान करते हैं। 387 मोपला शहीदों को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों के शब्दकोश से हटाया जाएगा। वरियाम कुननाथ हाजी और अली मुसलियार सहित मालाबार विद्रोह के लोकप्रिय नेताओं को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों के शब्दकोश से हटाया जाएगा। इसे संस्कृति मंत्रालय और भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाता है। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक स्वायत्त निकाय है। ये निर्णय ICHR की एक समिति की समीक्षा के बाद लिया गया है। इस निर्णय में स्पष्ट किया गया है कि मालाबार विद्रोह एक स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, बल्कि ये धर्म परिवर्तन पर केंद्रित था। वर्ष 1971 में तत्कालीन केरल सरकार ने विद्रोह में भाग लेने वालों को स्वतंत्रता सेनानियों की श्रेणी में शामिल किया था। आपको बता दें कि मालाबार विद्रोह केरल में वर्ष 1921 में हुआ था और ये एक किसान विद्रोह था। किसानों की अधिकांश शिकायतें भूधृति की सुरक्षा, उच्च लगान, नवीनीकृत शुल्क और जमींदारों की अन्य अनुचित मांगों से संबंधित थी। मालाबार क्षेत्र में अधिकांश काश्तकार मुस्लिम जबकि जमींदार हिंदू समुदाय से थे। इस वजह से इस विद्रोह में सांप्रदायिक तनाव का भी व्यापक प्रभाव दिखा। ये आंदोलन विफल रहा क्योंकि इसने एक सांप्रदायिक रूप धारण कर लिया था। जब खिलाफत आंदोलन के अहिंसा के मार्ग का अनुसरण किया और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का समर्थन किया, वहीं मोपला आंदोलन में व्यापक रूप से हिंसा का प्रयोग किया गया था। एक समिति के अनुसार रोग नियंत्रण में व्याप्त अंतराल ने पशुधन क्षेत्र के विकास को प्रभावित किया। कृषि पर संसदीय स्थायी समिति ने देश में पशु चिकित्सा सेवाओं की स्थिति और पशु टीकों की उपलब्धता शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ये रिपोर्ट मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से संबंधित है। रिपोर्ट में पशुजन्य यानी जूनोटिक रोगों में वृद्धि के मामलों पर चिंता व्यक्त की गई है, जो मानवता के लिए घातक सिद्ध होते जा रहे हैं। आइए बताते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है और क्या क्या अनुशंसाएं की गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण के तहत वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 तक पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण योजना के तहत प्रस्तावित बजट और आवंटित बजट के बीच व्यापक अंतराल मौजूद है। व्यावसायिक दक्षता विकास तथा क्लासिकल स्वाइन फ्लू नियंत्रण कार्यक्रम जैसे उपघटकों के लिए वर्ष 2020-21 में शून्य आवंटन किया गया है। पशु चिकित्सा अवसंरचना की अपर्याप्तता है। वर्तमान में देश में 65,894 पशु चिकित्सा संस्थान विद्यमान है, जबकि
लगभग 1,07,156 पशु चिकित्सा संस्थानों की आवश्यकता है। रिपोर्ट में पशु चिकित्सा में संलिप्त कार्यबलों की भी चर्चा की गई है। इसमें कहा गया है कि हालांकि वार्षिक पशु चिकित्सा स्नातकों की कुल संख्या 4,320 हो गई है, लेकिन देश में क्षेत्रीय पशु चिकित्सकों की वास्तविक संख्या मात्र 28,328 है, जबकि स्वीकृत संख्या 36,623 है। रोगों की जांच और रिपोर्टिंग के बारे में कहा गया है कि इस रिपोर्ट में राष्ट्रीय पशु रोग रिपोर्टिंग प्रणाली के वेब आधारित प्लेटफॉर्म को एंड्रॉइड आधारित मोबाइल एप्लीकेशन NADRS 2.0 में अपग्रेड करने की सराहना की गई है। पशु चिकित्सा की इस शाखा में पशुधन और कुक्कुट के सामान्य रोगों के लिए सरल एवं स्थायी उपचार प्रदान करके पशुधन स्वामियों को होने वाले आर्थिक नुकसान को रोकने की क्षमता विद्यमान है। इस रिपोर्ट में ये अनुशंसाएं की गई हैं कि वित्त मंत्रालय को आवश्यकताओं के अनुरूप निधि का आवंटन करना चाहिए ताकि महत्वपूर्ण योजनाओं और कार्यक्रमों को वित्त की कमी का सामना न करना पड़े। विशेष रूप से सचल पशु चिकित्सा इकाइयों की स्थापना में पशु चिकित्सा सेवाओं और अवसंरचना में निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करनी चाहिए और आवश्यक उपाय करने चाहिए। राष्ट्रीय पशु रोग रिपोर्टिंग प्रणाली के लिए पर्याप्त वित्तीय आवंटन और भौतिक मापदंडों पर निरंतर विकास सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करने चाहिए। देश के उच्च तुंगता और शुष्क क्षेत्रों में पशुधन से संबंधित मांगों को पूरा करने के लिए विशिष्ट संस्थानों की आवश्यकता है। पशुधन और कुक्कुट में रोगाणुरोधी प्रतिरोध की रोकथाम के लिए पशु चिकित्सा विज्ञान में नृवंश पशु चिकित्सा पद्धतियों के विचार को सुविधाजनक बनाने के लिए तैयार किए गए विनियमों को संबंधित प्रगति को अपडेट करना चाहिए। आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। कोवैक्स का नो फॉल्ट कंपनसेशन कार्यक्रम। नो फॉल्ट कंपनसेशन कार्यक्रम यानी टीके से होने वाली क्षति के लिए मुआवजा तंत्र। ये विश्व का पहला और एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय टीका क्षति प्रतिपूर्ति तंत्र है। ये उन पात्र व्यक्तियों को नो फॉल्ट और एकमुश्त प्रतिपूर्ति प्रदान करता है जो कोवैक्स सुविधा के माध्यम से वितरित कोविड-19 वैक्सीन लेने के बाद कुछ गंभीर प्रतिकूल प्रभावों से पीड़ित हैं। ये भारत सहित 92 निम्न और मध्यम आय वाले देशों में उच्च जोखिम एवं सुभेद्यता आबादी को सुरक्षित और प्रभावी कोविड टीका वितरण करने में सहायता करेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन इस कार्यक्रम के लिए बीमा कवरेज सुरक्षित करने के लिए चब लिमिटेड के साथ कार्यरत है। नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन। पहली बार यूएस नेशनल इग्निशन फैसिलिटी प्रयोगशाला में संलयन प्रक्रिया का प्रदर्शन करने के लिए काफी निकट आ गया है। परमाणु संलयन अभिक्रिया सूर्य और अन्य तारों को ऊर्जा प्रदान करती है। संलयन अभिक्रिया में दो हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया से ऊर्जा निर्मुक्त होती है क्योंकि इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप निर्मित एकल नाभिक का कुल द्रव्यमान दोनों मूल नाभिकों के द्रव्यमान से कम होता है। ये ऊर्जा उत्पादन का एक स्वच्छ और हरित स्रोत है क्योंकि इस प्रक्रिया से अपशिष्ट के रूप में रेडियोधर्मी अपशिष्ट उत्पाद का सृजन नहीं होता है। भूकंप वैधशालाएं। पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने कहा है कि भारत में इस वर्ष के अंत तक 35 और भूकंप वैधशालाएं और आगामी 5 वर्षों में ऐसी 100 और वैधशालाएं स्थापित की जाएंगी। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र देश में भूकंपीय गतिविधियों की निगरानी के लिए एक नोडल एजेंसी है। ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है। भूकंपीय तरंगों के पृथ्वी की चट्टानों के माध्यम से संचलन के कारण धरातल के आकस्मिक कंपन को भूकंप कहते हैं। भारत में सबसे बड़ी प्लवमान सोलर पीवी परियोजना। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड ने 25 मेगावाट की सबसे बड़ी प्लवमान सोलर फोटोवोल्टिक परियोजना आरंभ की है। एनटीपीसी ने ये परियोजना विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में अपने सिम्हाद्री तापीय विद्युत स्टेशन के जलाशय पर निर्मित की है। इस परियोजना में 1 लाख से अधिक सोलर पीवी मॉड्यूल से लगभग 7,000 घरों के लिए विद्युत उत्पादन करने की क्षमता है। भारत सरकार द्वारा अधिसूचित फ्लेक्सिबलाइजेशन योजना के तहत स्थापित होने वाली पहली सौर परियोजना है। ये परियोजना विद्युत उत्पादन कंपनियों को केवल तापीय ऊर्जा की बजाय नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से अपने आपूर्ति संबंधी दायित्वों को पूरा करने की अनुमति प्रदान करती है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर अवस्थित हर्बल पार्क का उद्घाटन। ये हर्बल पार्क या औषधीय उद्यान उत्तराखंड के चमोली जिले के माणा में स्थित है। आपको बता दें कि माणा चीन की सीमा से लगा अंतिम भारतीय गांव है। ये 11,000 फीट की ऊंचाई पर अवस्थित है। इस उद्यान में हिमालयी क्षेत्र के उच्च अल्पाइन क्षेत्रों में पाई जाने वाली औषधीय पादपों की लगभग 40% प्रजातियां संरक्षित हैं। इस परियोजना के लिए 3 एकड़ में विस्तृत माणा वन पंचायत द्वारा संघ सरकार के प्रतिकारात्मक वन रोपण निधि अधिनियम यानी कैंपा के तहत उपलब्ध कराई गई थी।
पोलियो स्थानिक देश। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक निवारक उपाय के रूप में अफगानिस्तान से स्वदेश वापस लौटने वालों को मुफ्त पोलियो टीके लगाने का निर्णय लिया है। पोलियोमाइलाइटिस यानी पोलियो एक अत्यधिक संक्रामक वायरस से होने वाला रोग है। ये रोग मुख्य रूप से 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रभावित करता है। वर्तमान में ये वायरस केवल 2 देशों अफगानिस्तान और पाकिस्तान में स्थानिक बना हुआ है। वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के 6 क्षेत्रों में से 5 क्षेत्र प्रमाणित रूप से वन्य पोलियो विषाणु मुक्त हैं, जिनमें शामिल हैं अफ्रीकी क्षेत्र, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र। मधुर गलीचे। पश्चिम बंगाल की 2 महिलाओं को मधुर फर्श गलीचे या चटाई बनाने के उनके कौशल के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किया गया। मधुर फर्श गलीचे विशिष्ट रूप से पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। मधुर शब्द बंगाल के फर्श के गलीचों के लिए एक सामान्य शब्द है। पूर्व और पश्चिमी मेदिनीपुर जिलों की जलोढ़ मृदा में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले प्रकंद पादपों के सरकंडे या मधुर कथी चटाई की बेंत से इन चटाइयों या गलीचों को बुना जाता है। मधुर कथी को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा वर्ष 2018 में भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया था। कोंकण अभ्यास 2021। हाल ही में INS ताबर और HMS वेस्टमिंस्टर की भागीदारी के साथ इंग्लिश चैनल में वार्षिक द्विपक्षीय भारतीय यूनाइटेड किंगडम नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया था। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और मुंह साफ रखिए और बेहद आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलिए तथा टीकाकरण अवश्य करवाइए। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।